नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का शुभारंभ सबसे महत्वपूर्ण है। इससे लक्षद्वीप में इंटरनेट स्पीड 100 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी। तेज इंटरनेट सेवाओं के साथ टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, शैक्षिक पहल, डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल मुद्रा उपयोग और डिजिटल साक्षरता समेत कई क्षेत्रों में लाभ होगा। प्रधानमंत्री कदमत में निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों के सभी परिवारों के लिए चालू घरेलू नल कनेक्शन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कावरत्ती में प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा संयंत्र का भी शुभारंभ करेंगे, जो लक्षद्वीप की पहली बैटरी समर्थित सौर ऊर्जा परियोजना है। प्रधानमंत्री कल्पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के नवीकरणीय और 5 द्वीपों एंड्रोथ, चटलाट, कदमत, अगत्ती और मिनिकॉय में 5 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों, नंद घर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लक्षद्वीप की प्रगति से संबंधित पहलुओं पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लक्षद्वीप के लोगों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के त्रिशूर में श्री शक्ति मोदीकोप्पम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्री शक्ति मोदीकोप्पम में भाग लेने का कार्यक्रम है, जिसका अर्थ है कि महिला शक्ति मोदी के साथ खड़ी है। यह महिला आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए प्रधानमंत्री का जश्न मनाने और आभार व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। आंगनबाड़ी शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, कलाकारों, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित विभिन्न पृष्ठभूमि की महिलाओं के इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं होंगी, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली प्रमुख हस्तियां भी शामिल हैं। इस श्री शक्ति रैली से पहले प्रधानमंत्री मोदी का त्रिशूर में रोड शो का कार्यक्रम है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर हैं। ईडी सोरेन को 7 समन जारी कर चुकी है, लेकिन एक बार भी वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस बीच आज हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास पर झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसकी अध्यक्षता खुद सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। झारखंड में सीएम चेहरा बदलने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। भाजपा ने दावा किया कि वर्तमान सीएम अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वहीं हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिलने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी जो कर रही है वह सही है। अगर उनके पास ईडी के दफ्तर जाने का समय नहीं है तो ईडी वहां आकर जांच करेगी। दरअसल झारखंड में भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक में बदलाव किया और पूरी जमीन हड़प ली है। ईडी मामले की जांच कर रही है। मामले में अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी नागरिकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 2 कंपनियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ ताजा तलाशी ली है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि 21 दिसंबर को दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में 19 स्थानों पर तलाशी ली गई थी। इस तलाशी अभियान के दौरान 1 करोड़ 30 लाख रुपए जब्त किए गए थे। एजेंसी ने कहा कि विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी बरामद और जब्त किए गए थे। एजेंसी के अनुसार ये कंपनियां और संबंधित लोग मोबाइल फोन ऐप्स के माध्यम से पैसे उधार देते हैं और बाद में उधारकर्ताओं के निजी विवरण हासिल कर उनको परेशान करने में शामिल हैं। सरकार से बातचीत के बाद देश भर में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई। गृह मंत्रालय की ओर से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया है कि नए आपराधिक कानूनों के तहत धारा 106(2) के प्रावधानों को लागू करने से पहले उनसे विचार विमर्श किया जाएगा।
देश भर में ट्रक चालकों की ओर से नए कानून की इस धारा को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, जिसके चलते वह हड़ताल पर चले गए थे। इस धारा के तहत प्रावधान है कि हिट एंड रन मामले में 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस संबंध में मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से कल गृह सचिव अजय भल्ला ने मुलाकात की। उन्हें बताया गया कि यह नियम अभी भी लागू नहीं हुए हैं। गृह मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट कांग्रेस सहित सभी चालकों से अपने अपने काम पर लौटने की अपील भी की थी। मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पंपों पर भीड़ ना लगाएं और घबराहट में खरीदारी ना करें। अफवाहों पर विश्वास ना करें। मुंबई में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और हम मुंबई में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने वाले टैंकरों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस यानी ड्राई डे घोषित किया है। उन्होंने बताया कि क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है, पूरे राज्य में समारोह को लेकर खुशी का माहौल है। साथ ही रामलला के भोग के लिए छत्तीसगढ़ से किसान संघ की ओर से सब्जियों की खेप अयोध्या रवाना की जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में पर्यावरण अनुकूल गोल्फ कार सेवा शुरू हुई। आईआईटी मद्रास अगले साल 2024 में विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम 100 स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य बना रहा है। आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल विभिन्न नवाचार और उद्यमिता परियोजनाओं, देखरेख, समर्थन और उत्साहवर्धन करने वाली इकाई है। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग की ओर से जल्द आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। असम के गोलाघाट में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक की टक्कर में 3 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय बस में 40 यात्री सवार थे जो पिकनिक टूर पर जा रहे थे। दिल्ली में लोगों को घने कोहरे के साथ ही बेहद ठंडे मौसम का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे के चलते ट्रेनों के साथ साथ फ्लाइटें भी रद्द की जा रही हैं। दिल्ली में शीतलहर और घना कोहरा जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में गलन और कोहरा बरकरार है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने 4 जनवरी तक दक्षिण तमिलनाडु, दक्षिण केरल और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। मणिपुर के उखरुल में कल रात तकरीबन 12 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3 दर्ज की गई। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में भी मंगलवार रात तकरीबन 11 बजे के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 आंकी गई और यह 5 किलोमीटर की गहराई पर था। हालांकि दोनों ही जगह भूकंप के कारण किसी की क्षति की पुष्टि नहीं हुई है। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने किया था और लिफाफा बंद रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी, जिसे पाने के लिए हिंदू पक्ष ने अपील की है, जिस पर जिला अदालत आज सुनवाई करेगी क्योंकि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पद से हटाए गए आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने कारोबारी निशांत शर्मा को धमकाने से जुड़े केस में बीते मंगलवार को डीजीपी और एसपी कांगड़ा को पद से हटाने का आदेश दिया था। संसद की सुरक्षा में सेंध की आरोपी नीलम आजाद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। असम के गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र ने कलाक्षेत्र रामधेनु उत्सव 2024 का आयोजन किया। आज भारत की पहली महिला टीचर सावित्रीबाई फुले की जयंती है। वह दलित परिवार में जन्मी थी। सावित्रीबाई न केवल एक समाज सुधारक थीं, बल्कि वह एक दार्शनिक और कवियत्री भी थीं। उनकी कविताएं अधिकतर प्रकृति, शिक्षा और जाति प्रथा को खत्म करने पर केंद्रित होती थीं।
देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक पद्म विभूषण सतीश धवन की आज पुण्यतिथि है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। कर्तव्य पथ पर आज गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की गई। शेयर बाजार के उल्लंघन के संबंध में अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका स्थित फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। पिछले साल जनवरी में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर अकाउंटिंग धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया था। अडानी समूह ने रिपोर्ट को अशोधित और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया था। खुदरा श्रृंखला डीमार्ट का संचालन करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड का दिसंबर तिमाही में एकल आधार पर परिचालन राजस्व 17.18% बढ़कर 13,247.33 करोड़ रुपए हो गया। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा है कि एक साल पहले की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उसे परिचालन से 11,304.58 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के रानीखेड़ा में 147 एकड़ जमीन पर औद्योगिक केंद्र बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि औद्योगिक केंद्र के लिए जमीन का अधिग्रहण दिल्ली विकास प्राधिकरण से किया जा रहा है। सिगरेट एवं तंबाकू कारोबार से जुड़ी वीएसटी इंडस्ट्रीज में 2.9% हिस्सेदारी को 2 इकाइयों ने खुले बाजार में लेन देन के जरिए 152 करोड़ रुपए में बेच दिया। बीएसई पर थोक सौदों के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक HDFC म्यूचुअल फंड और DSP म्यूचुअल फंड ने वीएसटी इंडस्ट्रीज में क्रमशः 1.3% और 1.6% हिस्सेदारी की बिक्री की है। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को दिया गया कर्ज दिसंबर तिमाही में 13.5% बढ़कर 9.72 लाख करोड़ रुपए रहा। पंजाब नेशनल बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में कुल कर्ज 8.56 लाख करोड़ रुपए था। गुजरात वन विभाग ने आगामी 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के हिस्से के तहत मैंग्रोव वृक्षों की रोपाई के माध्यम से कार्बन क्रेडिट के लिए 2,217 करोड़ रुपए के 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। वृक्षारोपण, प्रकृति शिक्षा शिविर, संसाधन युक्त व्यक्तियों और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने के क्षेत्रों में अलग से 50 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात और पर्यावरण विभाग शुद्ध शून्य की ओर इस विषय पर 12 जनवरी को एक संगोष्ठी का आयोजन करेगा। इसमें देश की जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मुद्दे पर देश की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता पर चर्चा होगी। गुजरात में होने वाली इस संगोष्ठी का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि क्रेडिट सूचना कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्रीय बैंक के पर्यवेक्षण मूल्यांकन में क्रेडिट सूचना कंपनियों के आचरण को लेकर कुछ चिंताएं देखी गई हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने IEM औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन में बदलाव करने या रद्द करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी की है। दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं FMCG के निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को 5 राज्यों के अधिकारियों से कुल
447.5 करोड़ रुपए के जीएसटी मांग तथा जुर्माना नोटिस मिले हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि इन आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है और कंपनी इसका आकलन करेगी। HUL के अनुसार जीएसटी मांगों तथा जुर्माना आदेश का कंपनी की वित्तीय स्थिति, संचालन या कंपनी की अन्य गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जापान में नए साल के दिन आए भूकंप ने तटीय शहरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। भूकंप में कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई। बचाव दल को तटीय क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए ठंडे तापमान में संघर्ष करना पड़ा। भूकंप से अभी भी हजारों नष्ट हुए घरों के नीचे लोगों के फंसे होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि सुजू शहर में 90% घर नष्ट हो गए हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में कथित इजरायली ड्रोन हमले में हमास के उप नेता सालेह अल अरौरी की मौत हो गई। इस हमले में कुल 6 लोगों की मौत हुई है। मारे गए अन्य लोगों में अल कसम ब्रिगेड के नेता समीर फिंदी अबू आमिर और अजम अल अकरा अबू अम्मार भी शामिल हैं। हमास ने भी पुष्टि की है कि इजरायल ने आज रात लेबनान में उसके डिप्टी कमांडर सालेह अल अरौरी की हत्या कर दी। इजरायल के सेना प्रमुख डेनियल हगारी ने हमले पर पूछे गए हमास द्वारा बदला लेने के सवाल के जवाब में किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इस बीच लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने सालेह अल अरौरी की कथित हत्या की निंदा की है। रूस ने यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों कीव और खार्किव पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों में 135 अन्य लोग घायल हुए हैं। हमले से बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। यूक्रेन ने करीब 70 रूसी मिसाइलों को ध्वस्त करने का दावा किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि कीव पर हमले में 4 नागरिकों की मौत हो गई है और 92 अन्य लोग घायल हो गए हैं। खार्किव शहर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने पिछले 3 दिनों में हमलों में लगभग 300 मिसाइलों और 200 से अधिक ड्रोन का इस्तेमाल किया है। कीव के पेचेरिस्की जिले में गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और कई जिलों में बिजली पानी की आपूर्ति बंद है। रूस ने शुक्रवार से अपने हमले तेज कर दिए हैं और यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने बेरूत में इजरायल के कथित हमले को काफी चिंताजनक बताया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहायक प्रवक्ता फ्लोरेंसिया सोटोनिनो ने कहा कि हाल ही में महासचिव ने इजरायल और हमास संघर्ष के और इलाके में फैल जाने के खतरे के बारे में चिंता जताई थी। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के दूत ने उम्मीद जताई कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज लाल सागर की स्थिति पर बैठक कर सकती है। लाल सागर नौवहन पर यमन के हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बारे में राजदूत निकोलस डी रिवियर ने कहा कि इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र जल्द ही बैठक करेगा। तुर्की में पुलिस ने इजरायल की मोसाद खुफिया सेवा के लिए जासूसी करने के संदेह में 34 लोगों को हिरासत में लिया है। तुर्की के राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी MIT के एक सूत्र ने बताया कि इन लोगों पर तुर्की में रहने वाले विदेशियों को निशाना बनाने का भी संदेह है। उन्होंने बताया कि इजरायली खुफिया विभाग से जुड़े कुल 46 लोगों की पहचान की गई थी, लेकिन उनमें से कुछ विदेश चले गए थे। तुर्की के आंतरिक मंत्री अली येरलिकाया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इजरायल को चेतावनी दी थी कि अगर उसने फिलिस्तीनी क्षेत्रों के अलावा कहीं और हमास के सदस्यों की तलाश करने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया है। अरब देश ने राष्ट्रीय टेलीविजन के माध्यम से आज इसकी घोषणा की। सऊदी ने कहा कि इस सदस्यता से विदेशों में उसकी छवि मजबूत होगी। 5 ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने अगस्त में अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को इस समूह में शामिल कर इसके विस्तार को मंजूरी दी थी। स्पेन की कोस्टगार्ड ने अटलांटिक महासागर में ग्रैंड कैनेरिया के तट से 153 प्रवासियों को सुरक्षित बचाया। साल के पहले 2 दिन सैकड़ों की संख्या में स्पेन के तट पर प्रवासियों को सुरक्षित बचाया गया है। 15 दिसंबर तक 37,000 से अधिक प्रवासी कमजोर नावों पर पश्चिम अफ्रीका से कैनरी द्वीप पहुंचे हैं, जो 2022 की समान अवधि की तुलना में 140% अधिक है। रेड क्रॉस ने शनिवार को कहा कि 2023 में लगभग 40,000 प्रवासी स्पेन के द्वीपों पर पहुंचे।
लाल सागर में हुथी की 3 नौकाओं पर अमेरिकी हमले को लेकर हुथी आंदोलन के नेता के सहयोगी ने कहा कि अमेरिका को इस हमले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने लाल सागर में 31 दिसंबर को हुथी की 3 नौकाओं को डुबो दिया था और इसमें 10 आतंकी मारे गए थे। हुथी नेता अब्देल मालिक अल हौथी के सचिव सफर अल सूफी ने सना में एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि इजरायल की ओर से अमेरिका की लापरवाह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को प्रभावित कर रही थी और चेतावनी दी थी कि अमेरिका सजा और प्रतिशोध से नहीं बच पाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें बुधवार को दूसरे टेस्ट में आमने सामने होंगी। सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज को बराबरी पर खत्म करना चाहेगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दूसरा टेस्ट कैपटाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम कैपटाउन में पहली टेस्ट जीत हासिल करना चाहेगी। यहां पर भारत ने अब तक 6 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसे 4 में हार मिली है और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट सिडनी में शुरू हो गया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही है। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर का ये करियर का अंतिम टेस्ट मैच है। ऐसे में वो इसमें बड़ी पारी खेलकर क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट को अलविदा कहना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को तीसरे और अंतिम महिला एक दिवसीय मैच में भारत को 190 रन से हरा दिया है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। 339 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 32 ओवर 4 गेंद में 148 रन पर आउट हो गई। इससे पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 338 रन बनाने का विशाल स्कोर बनाया। एलाइसा हिली 82 रन बनाकर आउट हुई, जबकि लिचफील्ड ने शतकीय पारी खेली और उन्होंने 119 रन का योगदान दिया। भारत दौरे पर आ रही अफगानिस्तान टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी एक बार फिर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जोनाथन ट्रॉट के कंधे पर रहेगी। जोनाथन ट्रॉट 18 महीने पहले अफगानिस्तान के हेड कोच बने थे। अंडर 19 त्रिकोणीय सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर अपनी दूसरी जीत दर्ज की। अफ्रीकी टीम से जीत के लिए मिले 241 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 40 ओवर 5 गेंद में ही हासिल कर लिया। अफगानिस्तान ने यूएई को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। पहले खेलते हुए यूएई ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान ने 18 ओवर 3 गेंद में लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक की तैयारियों के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका में 14 जनवरी से शुरू होने वाले 4 देशों के टूर्नामेंट में भाग लेगी। प्रतियोगिता में भारतीय टीम का सामना मेजबान देश के अलावा फ्रांस और नीदरलैंड से होगा। लंबे समय बाद टेनिस कोर्ट पर वापसी कर रहे पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में जीत के साथ आगाज किया है। नडाल ने एकल में डोमिनिक थीम को हराने में सफलता पाई। नोवाक जोकोविच ने कलाई के दर्द से उबरते हुए चेक गणराज्य के जिरी लेहेका को 6-1, 6-7, 6-1 से हराया। इसी के साथ सर्बिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हराकर यूनाइटेड कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अमेरिकी ओपन चैंपियन कोको गॉफ ने ऑकलैंड टेनिस क्लासिक में हमवतन क्लेरी लियू को सीधे सेटों में हराकर 2024 के अपने सत्र की शानदार शुरुआत की। कोको गॉफ ने लियू को 6-4, 6-2 से पराजित करके दूसरे दौर में प्रवेश किया। प्रीमियर लीग में ब्राइटन और वेस्ट हैम के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। पिछले 24 मैचों में यह पहला अवसर है जब ब्राइटन ने गोल नहीं खाया है। इस ड्रॉ के बाद वेस्ट हैम 6ठे और ब्राइटन 7वें स्थान पर बना हुआ है।
ला लीगा में आज रात शानदार फॉर्म में चल रही जिरोना का सामना एटलेटिको मैड्रिड से होगा। 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाली जिरोना की कोशिश इस मैच को जीतकर लीग में शीर्ष स्थान हासिल करने की होगी। बर्मिंघम सिटी ने वेन रूनी को मैनेजर के पद से हटा दिया है। रूनी को 3 महीने से भी कम समय में उनके पद से हटाया गया है। मौजूदा सत्र में बर्मिंघम सिटी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। वो पिछले कई मैचों से जीत हासिल नहीं कर पाए। बाहुबली फिल्म प्रभास की आगामी फिल्म कल्कि की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। अब फिल्म को 12 जनवरी को रिलीज न करके किसी और तारीख को रिलीज किया जाएगा। अभिनेता वेंकटेश दग्गुबाती की आगामी फिल्म सैंधव के टीजर को आज रिलीज किया जाएगा। अभिनेता ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा की। अभिनेता राकेश बेदी के साथ साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। हाल ही में प्रॉपर्टीज बेचने से जुड़े मामले में एक ठग ने खुद को आर्मी ऑफिसर बताकर राकेश से 85,000 रुपयों की ठगी कर ली। बिहार के विवादित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस पर आधारित फिल्म भक्षक में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर एक दमदार जर्नलिस्ट का किरदार निभाती नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप के दौरान दक्षिण भारतीय अभिनेता जूनियर एनटीआर भी वहां मौजूद थे। हालांकि एनटीआर समय रहते सुरक्षित देश वापस लौट आए हैं। एक पोस्ट के जरिए जूनियर एनटीआर ने अपने चाहने वालों को यह जानकारी दी है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।